हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम जिस पॉइंट पर बात करेंगे वो है बोर्ड की तैयारी करते समय होने वाली गलतियां। मुख्य रूप से हमारा फोकस तो इसी पर है, लेकिन आप किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें होने वाली बेसिक गलतियां क्या है वो हम आज आपको बताएंगे। सबसे पहले नंबर पर जो गलती हम करते हैं, यहाँ तो हमने कुछ पॉइंट लिखा है, वो तो गलतियाँ होती ही होती हैं, क्योंकि आप जब बोर्ड की तैयारी करते हैं तो ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन प्लेटफार्म का सहारा लेते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियो आपको मिलते हैं यूट्यूब पर, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर, और आप थंबनेल देख देख के थक जाएंगे। किसी का कुछ ऐसा थंबनेल होता है कि मैं बोर्ड से चुरा लाया, 5 दिन में 95% कैसे ले आएँ, 1 महीने के अंदर 0 से 90% तक का सफ़र कैसे तय करें, ये सवाल आप पढ़ लो तो आपका 90% आ जाएगा। ऐसे न जाने कितने प्रकार के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। हालांकि जितने भी वीडियो हैं वो अगर किसी तरीके से आपको नंबर भी दिला देते हैं तो आगे का भविष्य उनसे 100% आपका ख़राब हो ही जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बोर्ड की तैयारी करते समय आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है वो हमने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख लिया है। सबसे पहला है, यहाँ पे तो हमने लिख दिया, उसको हम छोड़ के जो आपको बात बताते हैं। पहला पॉइंट है कि आप सोशल मीडिया जो है कि गलत वीडियो के चक्कर में ना आए। सोशल मीडिया के गलत वीडियो के चक्कर में ना पड़े। ऐसे वीडियो जहाँ पे दावा किया जाता है 5 दिन में 90%, 100 में 100%, 70 में 70 देने का हम दावा करते हैं, ऐसे वीडियो के चक्कर में आप ना पड़ें, क्योंकि वहाँ से आपकी दक्षता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और चूँकि इस उम्र में जो विद्यार्थी होते हैं उनके अंदर निर्णय लेने की थोड़ी कम क्षमता होती है, जिसकी वजह से वो ऐसे वीडियो के चक्कर में बहक जाते हैं और नुकसान ज़्यादा उनका हो जाता है। तो आप ऐसे वीडियो के चक्कर में ना आए। और यहाँ पे हम आपको पॉइंट बता रहे हैं। पहला पॉइंट है रटने की आदत। विद्यार्थी क्या करता है, जो प्रश्न होता है उसके जवाब को सीधा सीधा वो रटने लगता है। उसका खामियाजा ये भोगना पड़ता है कि जब विद्यार्थी परीक्षा की कॉपी में लिखना शुरू करता है तो अगर गलती से कोई एक शब्द वो भूल गया तो आगे का वाक्य क्या था, आगे के शब्द क्या थे, उसमें बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वो शब्दों को रट के बैठा हुआ है। उसको जो वो जवाब लिख रहा है उसको उसके जवाब का वास्तविक मतलब पता ही नहीं है कि वो क्या लिख रहा है। बस उसको प्रश्न सेम मिल गया और वो उसका जवाब लिखना शुरू कर दिया। ऐसा भी होता है कि प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं, जबकि पूछने का मेन मकसद वही रहता है। तो ऐसी दशा में विद्यार्थी जवाब देने में असमर्थ हो जाता है। तो इसलिए कभी भी रटने की कोशिश ना करें, खास करके विज्ञान के विषय में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको रटनी पड़ सकती हैं, जैसे पदार्थों के नाम हो सकता है, तत्वों के नाम हो सकता है, यौगिकों के नाम हो सकता है, उनका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, ऐसी चीज़ें आपको याद करनी पड़ सकती हैं। तो आप किसी भी प्रकार से कोई लॉजिक बनाइए, उनको याद करने का कोई तरीका बनाइए, और जो प्रश्नों के जवाब हैं उन जवाबों को रट कर ना याद करें तो बेहतर है। आप उसको लॉजिकल याद करने की कोशिश करें हमेशा से। तो एक ये सबसे बड़ी गलती होती है कि रटने की आदत होती है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाता है, खास करके विज्ञान के विषय में तो अक्सर। दूसरा है माइंड मैप ना बनाना। माइंड मैप का मतलब होता है किसी भी चैप्टर का दिमाग के अंदर ही उसका नक्शा बना देना।
कोई भी चैप्टर हो, उस चैप्टर में कितने पॉइंट हैं, हर एक पॉइंट के बारे में आपको जानकारी है या नहीं, उसको हम माइंड मैप बोलते हैं। दिमाग में किसी भी चैप्टर के बारे में उसका नक्शा बना लेने को हम माइंड मैप बोलते हैं। किसी समस्या का समाधान करने के लिए भी माइंड मैप की काफ़ी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे माइंड मैप के लिए हम आपको एक झलक दिखाते हैं। जैसे मान लो हम चैप्टर ले लेते हैं कक्षा 10 के विज्ञान का, प्रकाश का परावर्तन। यह आपका चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये चैप्टर है। अब इसमें कुल कितने पॉइंट हैं, आपको पॉइंट लिखना है बिना किताब देखे। अगर आपने सही से पढ़ा है तो आप ये काम कर सकते हैं। नहीं पढ़ा है या फिर आपने पढ़ा और आपको याद नहीं है तो भी आप किताब को साइड करके उसको सोचने की कोशिश करें। जैसे अभी हम लिख रहे हैं कि प्रकाश के परावर्तन में हमने पढ़ा परावर्तन के नियम, हमने पढ़ लिया इसमें दर्पण, लेंस, आवर्धन, दर्पण लेंस सूत्र, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हैं। अपवर्तनांक हमने पढ़ लिया, अपवर्तन पढ़ लिया, ये सारी इसमें चीज़ें हो गई। तो ऐसे ही किसी चैप्टर को आपको सोचना है और उस चैप्टर के अंदर कितने हेडिंग थे जो आपने चैप्टर में पढ़े हैं उसे आपको सोचना है। और फिर हर एक पॉइंट को आप कितना जानते हैं। जैसे परावर्तन का नियम है, क्या नियम है कि आपतित जो किरण होती है और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। तो इतना चीज़ आप जानते हैं तो समझ लो आपने परावर्तन को थोड़ा बहुत जान लिया। उसके बाद बारी आती है दर्पण की। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल अवतल। उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है, अवतल दर्पण का क्या उपयोग है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे है, अवतल के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, कब वास्तविक बनता है, कब आभासी बनता है, सेम प्रक्रिया लेंस की। तो ऐसे जब आप एक एक पॉइंट को डिटेल में जानने और समझने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको सवालों का जवाब देने में कठिनाई नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप माइंड मैप बनाएं। ज़्यादातर बच्चे माइंड मैप नहीं बनाते हैं, वजह यह है कि उनको विद्यालय में सिखाया भी नहीं जाता। किताब में माइंड मैप ऊपर दिया रहता है लेकिन उसे हम ध्यान नहीं देते। शुरुआत में भी दिया रहता है, जहाँ पे किताब के चैप्टर लिखे रहते हैं वहाँ पर भी वो चीज़ होता है, तो उसे ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। हमें प्रश्नों के उत्तर को याद करने में दिक्कत होती है तो हम रटने की कोशिश शुरू कर देते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। तो आप माइंड मैप बना के पढ़ें, एकांत में किसी चैप्टर को सोचें और उस चैप्टर के एक एक पॉइंट को अपने जहन में लेकर के आएँ और उसके बाद उस पॉइंट को आप कितना जानते हैं ये चीज़ भी आप सोचें, जिससे आपकी कल्पना शक्ति मजबूत होगी, इमेजिनेशन पावर आपका बूस्ट होगा और काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये है दूसरी गलती जो हम करते हैं। तीसरा गलती है जो अक्सर हो जाता है वो ये है क्रमवार अध्ययन का अभाव। हम एक क्रम में कभी भी नहीं अध्ययन करते हैं। कभी पहले चैप्टर को पढ़ लिया, कभी अंतिम चैप्टर को पढ़ रहे हैं, कभी बीच के किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इस हिसाब से आपको नहीं पढ़ना है। आपको सिस्टमेटिक, आपको एक एक चैप्टर को आपको पढ़ना है। जैसे पहला अध्याय मान लो हो गया प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, दूसरा है मानव नेत्र, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ रहे हैं, मान लो विद्युत है, और उसके बाद विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव है। इस हिसाब से आपके चैप्टर हैं। तो जब आप क्रमवार पढ़ोगे तो एक चैप्टर आप सोचोगे, फिर उस चैप्टर का आप माइंड मैप बनाओगे। माइंड मैप के आधार पर कुल कितनी हेडिंग है आपके जहन में वो आ जाएंगी। फिर एक एक हेडिंग को आप कितना जानते हो वहाँ से
उसके बारे में भी आप आगे सोच सकते हो। तो इसीलिए क्रमवार आपको पढ़ना है। किताब आपसे कोई छीन ले, आपको किताब आपके साइड में रखा हो, तो भी आपके जहन में पूरी किताब आ जानी चाहिए कि हमारे पूरी किताब में कुल कितने चैप्टर हैं, एक एक चैप्टर में कितनी हेडिंग है, और हर हेडिंग के बारे में हम ईमानदारी से कितना जानते हैं। दिखावा नहीं करना है आपको, कितना आप जानते हो उसके बारे में वो आपका है। तो आपको क्रमवार पढ़ना है, टॉपिक को छोड़ छोड़ के नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है उस टॉपिक को आप किसी अन्य से पूछें जिसको उसके विषय में जानकारी हो, जो आपको वो बात बिल्कुल सटीक समझा सकता हो। अगर आपको समझ में नहीं आता है कोई टॉपिक तो आप रटे नहीं, कभी भी उस टॉपिक को छोड़ दें, वही ठीक है, मगर रटने की कोशिश ना करें। और उसके बाद है चौथा, जो सबसे बड़ा गलती हम करते हैं, हमारी लिखने की स्पीड। क्योंकि बोर्ड परीक्षा जब हम देते हैं तो 20 और 50 अंकों का अंतर है। 20 अंक हमारे जो हैं ये OMR के हैं, और जो 50 अंक हैं ये लिखने हैं, ये रिटन टाइप है। तो अब इन लिखने वाले प्रश्नों का जो आपको जवाब देना है वो तो लिख के ही देना है। तो यहाँ पे आपके लिखने की स्पीड काफ़ी बेहतर होनी चाहिए। इसको सुधारने के लिए आपको क्या करना है, आप कोई पिछले वर्षों का पेपर ले लीजिए, कोई भी पेपर, उस पर समय दिया है 3 घंटा 15 मिनट, आप उस पेपर को ले लीजिए और ऐसे ही एक आपको कॉपी ले लेनी है और उसके बाद उस पर आपको जवाब लिखना शुरू करना है। लिखने के लिए आपको कोई एक पेपर ले लेना है। जैसे उदाहरण के लिए हमने कोई एक पेपर ले लिया, मान लो यही पेपर ले लेते हैं 2023 का सेट 1 824 EJ। तो यहाँ पे आपको समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट, और फिर यहाँ पे आपको सवाल मिलेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, ईमानदारी पूर्वक आपको सॉल्व करना है। समझ लो ये पेपर तो आपके सामने दिख रहा है जो आप जानते हैं, और जो बोर्ड में आएगा पेपर वो तो आपने देखा नहीं है कैसा आएगा, लेकिन ये तो आपको दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, ऐसा पेपर लेना है और कॉपी पर लिखना शुरू करना है, और आपको टाइम देखना है। चाहे भले आप उस पेपर को 4 दिन 6 दिन 10 दिन में कंप्लीट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप टाइम शुरू करें, आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट 1 घंटा जो भी आप लिख पाते हैं। देखें कि आप 1 घंटे में कहाँ तक सॉल्व किए। जैसे मान लो यहाँ तक सॉल्व किया, और बिल्कुल साफ़ सुथरा लिखें, जैसे आप मान लो कि परीक्षा में बैठे हुए हो। जैसे मान लो हमने आधे घंटे में यहाँ तक सॉल्व किया या ऊपर तक के प्रश्नों को सॉल्व किया जहाँ तक, तो आधा घंटे तक आपने या 1 घंटे तक आपने जो भी सॉल्व किया, कोई काम आपका पड़ गया या आप थक गए, वहीं पर आप उसको रोक दें। फिर आगे के प्रश्नों को फिर से शुरू करें और फिर से समय को नोट करें। ऐसे करके आप टोटल टाइम को कैलकुलेट करें जब आप लास्ट सवाल को हल कर रहे हो, एकदम से अंतिम वाले को। तो वहाँ पे आप अपना टाइम देखें कि क्या यहाँ तक के प्रश्न को लगाते समय हमसे 3.25 घंटा लगा या नहीं लगा। अगर आपसे 3.25 घंटा पूरा लग गया है तो किसी भी कीमत पर आप परीक्षा में इसको 3.25 घंटे में नहीं हल कर पाएंगे। वजह यह है क्योंकि ये प्रश्न आपके सामने है, आपको इसका पूरा जवाब पता है, फिर भी इसे हल करने में आपको 3.25 घंटे लग गए। तो जब बोर्ड परीक्षा का जो पेपर आएगा जो कि आपने नहीं देखा है, तो वो 3.25 घंटे में किसी भी दशा में हल नहीं होगा। तो इसलिए आप पेपर को हल करते समय समय का बिल्कुल ध्यान रखें। किसी भी पेपर को आप सॉल्व करें बिल्कुल साफ़ सुथरा सॉल्व करें, और टाइम का ध्यान रखें कि कितनी देर में हमसे एक पेपर सॉल्व हुआ जिसे हम जान रहे हैं, तो अज्ञात प्रश्न हमसे कितनी देर में सॉल्व हो जाएगा। तो इससे भी आपके लिखने की स्पीड में सुधार होगा, और बिल्कुल साफ़ सुथरा लिखने की कोशिश करें। तो एक गलती ये है कि हमारी लिखने की स्पीड जो है ये गलत हो जाती है बोर्ड परीक्षा के समय, क्योंकि हम पहले से उसका अभ्यास नहीं करते। अगला है पॉइंट, प्रश्नों का वर्गीकरण। हम जो सवाल है उसका वर्गीकरण नहीं कर पाते। मतलब कौन से सवाल हमें ज़्यादा पढ़ने चाहिए,
कौन से कम पढ़ने चाहिए, उसका हम क्लासिफिकेशन नहीं कर पाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको विगत वर्षों के जो अनसॉल्व प्रश्न हैं उनको सॉल्व करना है। जैसे 2023 का सॉल्व कर लिया, 22 का सॉल्व कर लिया, उसके पीछे 2020 का, 19, 18, 17, ऐसे पीछे के सेटों के सवालों को आप सॉल्व करें और उसके बाद उन सवालों को अलग करें जो हर वर्ष पूछे गए हैं, फिर उनका अभ्यास करें। फिर उसके बाद ऐसे सवालों को इकट्ठा करें जो एक बार या दो बार रिपीट हुए हैं, उनका अभ्यास करें, उन टॉपिक का अभ्यास करें, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों का वर्गीकरण कर करके अभ्यास करना है और ये आपको खुद करना है, ये कोई आपके लिए नहीं कर सकता। और ना ही आप यूट्यूब के किसी भी वीडियो के बहकावे में आए, ईमानदारी से तैयारी करें। और उसके बाद है समय सारणी। पढ़ते समय हम टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, कभी कभी हम एक ही विषय पर ज़्यादा जोर दे देते हैं, अन्य विषय को हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे हिंदी इंग्लिश हो गया, बोलते हैं हम उसको रट लेंगे, या फिर किसी का अंग्रेजी अच्छा होता है तो अंग्रेजी पर ही फोकस नहीं करता है, किसी को हिंदी आसान लगता है तो पूरा साल भर हिंदी को ही नहीं पढ़ता है, बोलता है एक आध दिन में हम पढ़ के अच्छे नंबर ले आएंगे। तो यहाँ पे ये गलती नहीं करना है आपको। हर एक किताब पर आपको वक्त देनी है। आप चाहे तो इस हिसाब से बना सकते हैं, एक दिन एक किताब को पढ़ेंगे, अगले दिन अगले किताब को पढ़ेंगे, ऐसा भी आप मैनेज कर सकते हैं। या एक दिन में 2 किताब या 3 किताब, जो भी आपने टाइम दिया है उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको सभी विषयों की तैयारी करनी है। और तैयारी करते समय माइंड मैप का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत ज़्यादा होता है, तो आप माइंड मैप के जरिए ही पढ़ें। उसके बाद अगला पॉइंट है ध्यान केंद्रित ना होना। ये भी एक समस्या होता है। तैयारी करते समय हम ये गलती करते हैं कि हम अपने पॉइंट पर फोकस नहीं हो पाते हैं। एक विषय को पढ़ रहे होते हैं तो जहन हमारा दूसरे विषय की तरफ होता है। तो आप जिस विषय को पढ़ें उसी पर फोकस करें, उसी पॉइंट पर पढ़ें, उसी पॉइंट को आप फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और उसके बाद जो अगला पॉइंट है, ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है किसी भी विद्यार्थी या व्यक्ति के लिए, शर्म। आप जो भी विषय पढ़ रहे हो, आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रही हो, आपके आसपास में कोई ऐसा है जिसे वो टॉपिक समझ आती हो, तो आपको उस व्यक्ति से या उस विद्यार्थी से पूछने में शर्म बिल्कुल नहीं करना है। आपको बेझिझक अपनी समस्या के निदान के लिए किसी भी विद्यार्थी से या किसी भी व्यक्ति से संपर्क करना है जो कि उसका समाधान कर सकता हो। आपको इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई में तो खास करके। तो ये पॉइंट जो है ये कभी कभी बहुत बड़ा रोल अदा करता है, हम इसे इग्नोर करते जाते हैं, लेकिन काफ़ी बड़ी समस्या का रूप ले लेता है। तो पढ़ते समय हम लोग कुछ इस प्रकार से गलतियां करते हैं जिसका हमें खामियाजा भोगना पड़ता है। और आज के ऑनलाइन के दौर में जो सबसे बड़ा जो मुसीबत है वो यही है, सोशल मीडिया, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसी के ज़रिए अध्ययन कर रहे हैं और अधिकतर बच्चे इसके झांसे में पड़ जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं और उन कंटेंट क्रिएटर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कुछ इस हिसाब का वीडियो आपके सामने पेश करते हैं जिससे आपको लगता है कि बस यही एक वीडियो देख लिया तो हमारे 100 में 100 आ जाएंगे, 70 में 70 आ जाएंगे, 80 में 80 आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वो तभी आएंगे जब आप पढ़ेंगे। और अगर आप किसी कंटेंट क्रिएटर के वीडियो को देख रहे हैं, आपको लगता है कि ये वाकई में अच्छा है, तो वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा कोशिश ये करें कि स्क्रीनशॉट ना लें किसी वीडियो का। आप वीडियो को पास करके उसको कॉपी पर लिखें। लिखने से आपको वो टॉपिक और जल्दी याद हो जाता है। आप कभी भी स्क्रीनशॉट ना लें, सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। और स्क्रीनशॉट लेने से आपका नुकसान हो सकता है। हाँ, समय आप थोड़ा बचा सकते हैं कि मान लो वीडियो चल रहा है, हम थोड़ा समय बचा लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो चलो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया,
लेकिन आने वाले समय में उस स्क्रीनशॉट को आप अपने नोट्स के रूप में तैयार करें तो काफ़ी बेहतर होगा। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते समय हमें ध्यान में रखनी है, चाहे वो विज्ञान हो, गणित हो, हिंदी हो या फिर अंग्रेजी हो। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में हमने जो कुछ आपको बताया है ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अगर वाकई में आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताएं, और आपका कोई भी समस्या हो विज्ञान से संबंधित या गणित से संबंधित तो आप हमें बता सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का जवाब तार्किक रूप से देने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।